नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की इन प्रमुख खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर संडीला से है। प्राचीन बालाजी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर और साथ ही ठीक चंद कदमों पर स्थित स्कूल तक पहुंचने का रास्ता नाले के गंदे पानी से होकर गुजर रहा है। हैरानी की बात यह है कि नगर पालिका और को बता दें कि क्षेत्रीय सभासद इन समस्या पर अब तक मौन है। ये तस्वीर नगर के गल्ला मंडी इलाके की है, जहां स्थित है बालाजी का प्राचीन मंदिर और उसके समीप खाटू श्याम मंदिर। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं मंदिर के ठीक आगे एक स्कूल भी है, जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन अफसोस, इन सभी को मंदिर या स्कूल तक पहुंचने के लिए नाले के गंदे और बदबूदार पानी से होकर गुजरना पड़ता है। और साथ ही स्थानीय श्रद्धालु कहते हैं, हम रोज दर्शन करने आते हैं लेकिन गंदे पानी से होकर जाना पड़ता है। कपड़े खराब हो जाते हैं, बदबू अलग, और कई बार बच्चे फिसल भी जाते हैं। अभिभावक स्कूल के सामने ऐसी हालत है कि बच्चों को भेजने में डर लगता है। बीमारियां फैलने का खतरा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मंडी का हाल है। ये देखें, खाटू श्याम मंदिर है और ये प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहाँ पे जो है ये जल भराव की समस्या कम से कम 3-4 महीने से है। और यहाँ से के हमारे माननीय चेयरमैन जी, माननीय सभासद जी और माननीय जो विधायिका जी है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आता है और आगे जो है एक सरस्वती शिशु मंदिर, छोटे छोटे बच्चे जो है इस पानी में बजाते हुए जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना इसका कोई सलूशन निकल रहा है। डेली बच्चे पानी में मजाते हुए जाते हैं। हमारा कहना ये है कि इस पर सुनवाई जल्द से जल्द की जाए। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा में पहुंचे प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने दिया बड़ा बयान। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी उस जगह रहने का काम करते हैं जहां अखिलेश यादव और लोग रहते हैं। समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ वार्ता करने पहुंचे थे प्रभारी मंत्री केपी मलिक। मंत्री जी, आज हमारी समीक्षा बैठक हुई। संबंधित सभी अधिकारी गणों से, सभी विभाग के लोगों से विचार विमर्श हुआ और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श हुआ। कई सुझाव अपने आदरणीय विधायक महेंद्र खट्टर जी ने, कई सुझाव अपने ढिल्लो जी ने, और सभी के साथ बैठ कर एक विचार विमर्श हुआ। इस वक्त में एक ये भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, कई विभागों ने अपनी मेहनत और अपने लगन की वजह से प्रदेश में एक अच्छी प्रगति की और ऊपर वाले नंबरों में से जाकर एक शामिल होने का काम किया। अच्छा, एक सवाल है। मोहित रजत कैसे बरी कर दिया गया, उसने कहा है कि ऊपर वाला हिसाब करेगा। अखिलेश यादव ने बोला ये राजनीति की बात आज समझ से बाहर है। वो उनकी सोच उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की सोच अपने साथ है। हम सब की केवल एक सोच है कि इस देश, ये प्रदेश कैसे तरक्की की तरफ बढ़े, आम जन तक
उत्तर प्रदेश और भारत सरकार की योजनाओं को हम कैसे पहुंचाने का काम करें, और एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी कैसे संपन्नता की तरफ बढ़े, ये हमारी चिंता का विषय है। आपकी सरकार के विधायक हैं, उन्होंने अपने मंत्री को रोक दिया आजकल। केवल विचार विमर्श हुआ था, और जब दो सगे भाई हो या परिवार के सदस्य हो, जब आपस में बात करते हैं, कभी कभी हो सकता है कि कोई ऊंची भाषा का भी इस्तेमाल किया हो गया हो, उसमें कोई दोष नहीं था, केवल एक विचार विमर्श का विषय। संबल हिंसा में वकील विष्णु जैन पर टिप्पणी करने में अखिलेश यादव का आज मुकदमा दर्ज हुआ। ये अपनी कानूनी व्यवस्था है, यह कोर्ट की व्यवस्था रही होगी, इसमें मेरा अपना कोई। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया सीएम योगी को। उन्होंने कहा कि हिंदू होने का प्रमाण दे। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को प्रमाण देने की जरूरत है, हम सब स्वयं से ही प्रमाणित हैं। आप और हम भी उसी एरिया में और उसी जगह रहने का काम करते हैं जहां अखिलेश जी और बाकी लोग भी रहते हैं। अच्छा, यूजीसी का लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है, तो जो शेड्यूल कास्ट और लोग जहाँ दोनों तरफ विचार विमर्श चलता है, वहाँ कभी कभी कोर्ट मान्य न्यायालय भी अपना हस्तक्षेप करता है। उन्होंने विचार विमर्श करने के लिए पुनः विचार विमर्श करने आटा लाने की बात पर पति का हैवानियत भरा हमला। आपको बता दें, जुए में डूबे पति ने पत्नी पर किया जानलेवा वार। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल शाम करीब 7 बजे पत्नी द्वारा खाना खाने और पकाने के लिए आटा लाने की बात कहने पर पति आग बबूला हो गया। उसने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया और साथ ही पीड़िता का आरोप है कि उसका पति अख्तर जुए का आदी है। जुआ हार कर घर लौटने के बाद उसने गुस्से में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। महिला के हाथ और गले पर चोटों के निशान बताए जा रहे हैं और साथ ही पीड़िता जरीसा ने बताया है उसकी शादी वर्ष 2012 में हुई थी। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद परिजनों ने थाना सिविल लाइन प्रभारी को तहरीर देकर आरोपी पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जरीसा जी, क्या घटना हुई आपके साथ? आप जिला अस्पताल पहुंचे? हाँ, मैं जिला अस्पताल गया। मैं इसलिए आई हूँ कि पति आए बाहर से और मैं चूल्हे के दौरे बैठी हुई थी और आए क्या और लड़ाई बड़ाई हो गई। बस आटे पाटे उठे दी मैंने और आके जो है मार पिटाई करने लगे, बदतमीजी करने लगे। बच्चे बेचारे बच्चे से ना बच रहे, जली हुई लकड़ियों से मारने लगे। क्या नाम है? अख्तर हुसैन। करते क्या है? लाइट का काम करें। लाइट का? कितने साल पहले शादी हुई? 14 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। घटना कब? कल शाम 7 बजे की। आपने इस घटना को लेकर के पुलिस से शिकायत की है? अब आई हूँ मैं आपसे बात करूँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? बस अभी तो कुछ ना, अभी मेडिकल मेडिकल होगा। आप क्या चाहते हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? भैया, मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो गए। और मेरे भैया को मेरे पापा को भी धमकी दी कि गोली मार दूंगा मैं। किसने दी है? इसके पापा ने दी। कब दी थी? कल दी 11 बजे रात के। अब आप ऐसे के विरुद्ध क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहती हूँ उनके लिए क्या चाहती हूँ मैं, उनके लिए ये चाहती हूँ उन्हें इतनी अकल होनी चाहिए कि अपने 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चों का पेट पाले, जुआ ना खेले, बस अपने बच्चों को देखें। विवाद किस बात को लेकर? बस विवाद इस बात पे हुआ, आटे के ऊपर ही। आटा लाने को बोला? बस मन के आटा ला दो और उधार मंगवा ले। मन के तुम ही ला के दो। उधार भी हम कहाँ से देंगे पैसे? या तो हमें पैसे दे के जाते, हम खुद मंगवा लेते। हम उधार नहीं लेकर आने के। जब तुम रोज काम कर रहे हो तो पैसे कहाँ कह रहे हो तुम? इस बात तो हुई बस, और कोई बात नहीं। यूपी के औरैया में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत की जा रही प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान लोगों ने एआरटीओ से धक्का मुक्की की है। धक्का मुक्की में एआरटीओ औरैया का सरकारी फोन हुआ क्षतिग्रस्त। आपको बता दें, एआरटीओ ने धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। प्रवर्तन कार्रवाई करने को सड़क पर उतरे थे एआरटीओ एनसी शर्मा और साथ ही भीड़ उग्र होते देख सरकारी गाड़ी मौके से छोड़ी और साथ ही ऑटो से भागने को मजबूर है एआरटीओ एनसी शर्मा। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान एआरटीओ से धक्का मुक्की करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई आगे होगी।
खबर चित्रकूट से है, जहां पहाड़ी ब्लॉक स्थित सिधौली गांव में प्राचीन हनुमान मंदिर विकास से कोसों दूर है। शनिवार मंगलवार को लगती है हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़। और राम सुधीर पाठक ने बताया कि मंदिर की मान्यता को बहुत है, लेकिन यहां ना पानी की टंकी है और ना ही पत्तल फेंकने के लिए कोई गड्ढा है, और साथ ही मंदिर परिसर में ही फेंके जा रहे हैं पत्तल और कचरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज टाइम आज हम ग्राम पंचायत खानपुर के हनुमान मंदिर सिधौली में हैं। आप यहां देख सकते हैं पीछे हजारों की संख्या की तादाद में भीड़ लगी हुई है, लेकिन यहां कुछ असुविधाएं हैं, जैसे ना यहाँ की पानी टंकी व्यवस्था, ना यहाँ कूड़ेदान की व्यवस्था है। आइए हम चलते हैं यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं कि उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। आप क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में भीड़ है, लेकिन यहाँ पे काफी किस तरह क्या कहना चाहिए? इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि विकास मंदिर है, इसमें सरकार को ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर जैसे भक्तजन आते हैं, भोजन करवाते हैं, तो पत्तल इधर उधर पड़े रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँ कि यहाँ पर कूड़ेदान की व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पर पानी की भी असुविधा है, जैसे पानी की भी सुविधा की है, पानी टंकी जैसे नल वल हो जाए, तो इससे क्या है भक्तजनों को काफ़ी राहत मिलेगी। और यह प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर आज विगत कई वर्षों से इसमें पूजा पाठ धर्म कार्य होते हैं, और बहुत से भक्तगण इसमें हर शनिवार मंगलवार को हजारों की मात्रा में भीड़ लगती है। तो मैं अच्छा, ये देखने को मिल रहा है कि हर मंदिर जो भी सरकार ये सब चमक रही है, लेकिन एक ऐसा ही मंदिर अपने ये क्षेत्र में दिख रहा है, तो यहाँ पे विकास के बिल्कुल कोसों दूर है, कोई विकास है दिख नहीं रहा। तो इस पर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि इस मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है, और साक्षात हनुमान जी विराजमान है मंदिर में, जो भी मनुष्य आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा कि इस मंदिर विशेष ध्यान दें, और यहाँ पे जो असुविधाएं हैं उनको देखते हुए सुविधा करवाई जाए। अच्छा, यहाँ पे और कई सुविधाएं जैसे यहाँ पे बाउंड्रेशन भी नहीं है, यहाँ पे कोई टीचर भी जमा होने की असुविधाएं। ये कहना चाहूँ कि जितने में मंदिर है, जितना मंदिर का प्रांगण है, कम से कम इतने में तो व्यवस्था हो ही जानी चाहिए। जैसे कि अब बारिश के टाइम पे ही आप देख लीजिए कि यहाँ पर कितना कीचड़ उचड़ हो जाता है, इससे लोगों को असुविधा होती है। तो इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए जितना मंदिर का प्रांगण है उतने में तो कम से कम व्यवस्था हो ही जानी चाहिए, कि लोगों को असुविधा ना हो और आराम से आए और हनुमान जी का दर्शन कर सके। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक सनसनीखेज हत्या की खबर सामने आई है। यहां एक युवक की सिर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक की लाश पंचायत भवन के अंदर खून से लथपथ हालत में मिली है, जिसने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। मामला अल्लाहगंज थाना क्षेत्र का है, जहां शाहजहांपुर के थाना अल्लाहगंज क्षेत्र के रावतपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब गांव के पंचायत भवन के अंदर एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली थी। युवक का सिर किसी भारी वस्तु से कुचला गया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गाँव निवासी जितेंद्र मिस्त्री के 20 वर्षीय पुत्र कमलेश उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक आपको बता दें कि कमलेश रात में खाना खाने के बाद घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा था। थाना अल्लाहगंज में रात सूचना मिली कि एक युवक का शव यहाँ पर पंचायत भवन के प्रांगण में है। उसका ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है कि सर पर किसी वजनी वस्तु से प्रहार करके हत्या की गई है। अभी परिजनों द्वारा किसी पर शंका व्यक्त की गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर शीघ्र इसका खुलासा किया जाएगा। खबर सोनभद्र से है, जहां कोडिन युक्त कफ सिरप तस्कर भोला प्रसाद जायसवाल पर पुलिस का बड़ा एक्शन। आपको बता दें कि पहले 28.50 करोड़ की संपत्ति जब्त, अब दोबारा करीब 6 करोड़ की संपत्ति कुर्क। वाराणसी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कुर्की अभिग्रहण जारी है, और साथ ही आज की कार्रवाई में 5.77 करोड़ की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। संगठित नशा तस्करी नेटवर्क पर सोनभद्र का करारा प्रहार। इसी के क्रम में आज जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा बनारस जनपद में स्थित 7 चल अचल संपत्तियों को ऊपर
कार्रवाई की जा रही है। इसमें तहसील सदर एवं तहसील पिंडरा जनपद बनारस में स्थित अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उनके सहयोगियों की कुल 7 संपत्तियां जिनकी कीमत 4,55,00,000 रुपए के आसपास है एवं 4 वाहन जिनकी कीमत 51,16,000 रुपए के आसपास है एवं बैंक बैलेंस जिनकी टोटल अमाउंट 70 लाख रुपए के आसपास है, आज दिनांक 31/1/26 को 68F NDPS एक्ट के तहत फ्रीज कराई जा रही है। इससे पहले जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा 23/1/26 को इसी तरह कार्रवाई करते हुए अभियुक्त भोला प्रसाद एवं उसके अन्य सहयोगियों की लगभग 28,50,00,000 मूल्य की चल एवं अचल संपत्ति को पहले ही जब्त करा जा चुका है। आज सोनभद्र पुलिस द्वारा जनपद बनारस में जाकर के कुछ संपत्तियों को ऊपर और कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में ऐसे ही चल अचल संपत्ति जो कि NDPS एक्ट के तहत एवं 107 BNSS के एक्ट के तहत कार्रवाई में कुर्क कराई जाएंगी। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में आज दिनांक आपको बता दें कि बीते दिनों 31 जनवरी 2026 को क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया द्वारा आगामी त्योहार 12 वफात एवं महाशिवरात्रि के दृष्टिगत थाना धनौरा परिसर में पीस कमेटी की गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी के दौरान क्षेत्राधिकारी धनौरा द्वारा उपस्थित धर्म गुरुओं, सम्राट नागरिकों एवं पीस कमेटी के सदस्यों से संवाद स्थापित करते हुए त्योहारों को आपसी भाईचारे एवं सौहार्द एवं शांति के साथ मनाने की अपील की गई थी और किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया। बैठक में त्योहारों के दौरान जुलूस मार्ग, यातायात व्यवस्था, साफ सफाई, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों का पालन तथा सोशल मीडिया पर सतर्कता बरतने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की गई थी। अंत में क्षेत्राधिकारी धनौरा द्वारा सभी से शांति, सद्भाव एवं आपसी सहयोग बनाए रखने की अपील करते हुए गोष्ठी का समापन किया गया। खबर बिलग्राम से है, जहां पर आपको बता दें कि नगर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान पंडित जगन्नाथ पब्लिक स्कूल एवं पंडित जगन्नाथ प्रसाद अग्निहोत्री इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का एवं वार्षिकोत्सव उमंग 3 अत्यंत हर्षोल्लास एवं भव्यता अनुशासन वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता, संस्कार और आत्मविश्वास का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला जिसने उपस्थित अतिथियों व दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी रही और साथ ही उन्होंने इंटर कॉलेज परिसर में सर्वप्रथम स्वर्गीय पंडित कृष्ण प्रसाद अग्निहोत्री एवं पंडित जगन्नाथ प्रसाद अग्निहोत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी किया है। काम कर रहे हैं। पहले तो मैंने आज के लिए सौरभ को मना किया था कि आज हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन कल रात में 11:30 बजे हमने सौरभ को फोन किया कि हमारे कार्यक्रम तो बहुत हैं, लेकिन तुम जिस सोच के साथ में स्कूल को चलाने का काम कर रहे हो, जिस नियत के साथ बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, जो तुम्हारा संकल्प है, मैं निश्चित तौर पे तुम्हारे स्कूल में आऊंगी। और मैं आज यहाँ आप सबके बीच में आई। स्कूल एक मंदिर है जिसको जितनी पवित्रता के साथ में आप आगे बढ़ाएंगे, जितनी लगन के साथ आप काम करेंगे, जितने संकल्प के साथ आप काम करेंगे, वाकई में आपको उसका परिणाम निश्चित तौर पे मिलता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत सारे माँ बाप का विश्वास जुड़ा हुआ है और मैंने ये सारी चीजें देखी हैं कल्पना में, जिस सोच के साथ, जिस सत्यता। चंदौली में सड़क सुरक्षा माह का समापन हुआ। परिवहन विभाग में छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। वाराणसी से आए कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक से दिया है सड़क सुरक्षा का संदेश। 500 से ज्यादा चालान, हेलमेट व सीट बेल्ट पर सख्ती और साथ ही कोरोना से ज्यादा मौत सड़क दुर्घटना से होती है। ARTO ने कहा, दुर्घटना के बाद पहला 1 घंटा गोल्डन आवर बेहद अहम है। महिलाओं के लर्निंग लाइसेंस के लिए भी जल्द ही लगेंगे विशेष कैंप। नियमताबाद स्थित LBSPG कॉलेज में हुआ ये समापन कार्यक्रम।
सर आज क्या कार्यक्रम का आयोजन? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह चल रहा था 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। ये एक जागरूकता का प्रोग्राम था, पूरे माह चला। साथी चालान और अभियान का दौर चला यहाँ पे। जनपद चंदौली में हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल कॉलेज चुने, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोगों ने कराए, एनसीसी, स्काउट, आपदा मित्र, और जो ग्राम पंचायतों में हम जाके हम लोगों ने जागरूकता फैलाई। साथ ही यहाँ पे हम लोग बच्चों से मिले। आज समापन प्रोग्राम था, इसमें हम लोग ने आज कार्यक्रम कराया और माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुर्घटना में बचाया जाए, दुर्घटनाएं बहुत कम हो, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का मूल मंत्र हम लोगों ने बच्चों को दिया। खबर जौनपुर जिले से है, जहां पर आपको बता दें एसटीएफ प्रयागराज और सिकरारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जौनपुर से प्रयागराज जा रही एक मिनी ट्रक को जोरदार टक्कर रोककर जब चेकिंग किया तो अंडे से लदे ट्रक से तस्करी के लिए ले जाई जा रही भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान 2 तस्कर फरार हो गए। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दिवेश दे रही और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में भी जुट चुकी है। सिकरारा में सर शराब बरामद हुई है, कितने मूल की है, कैसे पकड़ी गई है? ये कल थाना सिकरारा को एसटीएफ के माध्यम से एक सूचना मिली थी, जिसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए थाना सिकरारा पुलिस और एसटीएफ की प्रयागराज टीम के द्वारा सिकरारा थाने से लगभग 500 मीटर के दूरी पर एक डीसीएम को रोका गया, जिसकी चेकिंग की गई। उसकी बिल्टी चेक की गई। बिल्टी अंडों की क्रेट की थी, परंतु जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें अवैध शराब पाई गई। इसकी जब बाद में पूरी तलाशी की गई, कुल इसमें 435 पेटी शराब, अंग्रेजी शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ के आसपास है, इसको बरामद किया गया है और थाना सिकरारा पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। कहाँ जा रही थी एक? अभी प्रथम पूछताछ में इसमें ये गाड़ी हरियाणा से चली थी और बनारस के लिए टारगेट है। कितने लोग गिरफ्तार हुए इसमें? इसमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और शेष पूछताछ जारी है। खबर सोनभद्र से है, जहां खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव विधायक खेल महाकुंभ समापन पर पहुंचे सोनभद्र। खेल के दौरान खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। पूरे खेल महाकुंभ के दौरान लगभग 14,000 से अधिक युवाओं ने लिया है भाग और साथ ही प्रतिभाग प्रदर्शन किया। खेल राज्य मंत्री ने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य जमीनी स्तर से प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना है और सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग के सहयोग से खेल मैदानों के लिए भूमि की व्यवस्था कर रही है। इस मौके पर आयोजनकर्ता सदर विधायक भूपेश चौबे सहित जिले के भाजपा पदाधिकारी और नेता समेत प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।
ये खेल एक उदाहरण बनेगा, नजीर बनेगा, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का खेल होना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन पूरे प्रदेश में हुआ और सभी विधानसभाओं में इस आयोजन हुआ है। उसमें सभी माननीय विधायक जी लोगों ने अपनी विधानसभा में प्रतियोगिता का आयोजन कराया। यहाँ उसी के क्रम में रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में हमारे मित्र हैं भूपेश चौबे जी, माननीय विधायक हैं, इन्होंने आयोजन कराया है। इस प्रतियोगिता में 14,000 से ज्यादा युवा हमारे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है विभिन्न प्रकार के खेलों में। कुल 14 प्रकार के खेल के आयोजन हुए थे और उसमें जो विजेता हैं वो विजेता हैं, उनको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। माननीय विधायक जी का जो प्रयास है, मैं पिछले वर्ष भी आया था कार्यक्रम उद्घाटन के अवसर, निश्चित रूप से यहाँ से प्रतिभा को निकालने का प्रयास कर आने वाले दिनों में रॉबर्ट्सगंज विधानसभा की प्रतिभाएं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि माननीय विधायक जी की जो सोच है, जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उनका, वो है कि खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने का काम होना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, प्रतिभाओं कैसे निखर सकते, वो प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। चाहे हमारा युवा कल्याण विभाग हो, चाहे खेल विभाग हो, लगातार कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो रही, विधायक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश से प्रतिभा का तराशने का काम तेजी से हुआ है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का अगर प्रदेश है तो सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला भी प्रदेश बने, इस संकल्प भाव के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी गांवों में खेल का मैदान दिया गया है, लेकिन वो सारे खेल के मैदान अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। तो क्या आपको नहीं, मेरी बात होता तो और खिलाड़ी निकलते? निश्चित रूप से हमारी सरकार पहली बार ऐतिहासिक कदम उठाई। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि पहली बार हमारी सरकार ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम विकास विभाग के सहयोग से, पंचायती राज विभाग के सहयोग से, मनरेगा कर्जवन की राशि से हम खेल के मैदान को विकसित करेंगे और वो 12 पैरामीटर्स पे वो दिया यहाँ क्या खेल की गतिविधि होगी। जहां भी जमीन सुरक्षित मिली, अभी तक 25,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान को विकसित कर लिया, शेष जगहों पर चिन्हांकित कर लिया। अगर जिसने जमीन को कब्जा किया होगा। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से आज जनपद स्तरीय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान RAA का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 बच्चों ने विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में तथा विज्ञान क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री नगर विकास श्री राकेश राठौर गुरु ने किया है। विज्ञान क्विज प्रतियोगिता के विजेता टीम में अंशिका, कुलदीप और साथ ही मोनिका पाठक और साथ ही नेहा, अर्पित शामिल रहे हैं। विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर पुष्पेंद्र कुमार पहला और प्रांशु मछरेहटा से नैन्सी मौर्य, रामपुर मथुरा और साथ ही तन्वी शुक्ला बिस्वा एवं रानी सिधौली से विजेता रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार ब्रह्मचारी सुधानंद से जुड़े मामले को लेकर मातृ सदन ने साफ कहा है कि मांगे पूरी होने तक अनशन अविच्छिन्न रूप से जारी रहेगा। मातृ सदन का आरोप है कि 28 जनवरी को दी गई लिखित शिकायत पर अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया और साथ ही हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के सचिव और तहसीलदार को पूरे घटनाक्रम की आपराधिक साजिश का आरोपी बनाने की मांग की गई है और मामले की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग उठी है। भूमाफियाओं, अवैध अतिक्रमण और साथ ही NGT नियमों के उल्लंघन को लेकर हाई लेवल कमेटी गठित करने और साथ ही ध्वस्तीकरण आदेशों के सख्त पालन की भी मांग की गई है। क्या प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर कार्रवाई करेगा या फिर हरिद्वार में यह अनशन एक बड़ा आंदोलन बनेगा, ये तो वक्त बताएगा। थानाध्यक्ष पढ़ाए, उसको डिसिप्लिन दे दिया। ये लोग FIR का मान नहीं जानता है।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहला इंफॉर्मेशन देगा वो दर्ज होगा, वही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। दूसरा जब देता है तो क्रॉस रिपोर्टिंग कहा जाता है उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग नहीं कहा जाता है। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन किसने दिया? सुधानंद। इसको दर्जो नहीं किया है, उसने लिख दिया अमित चौहान ने। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है, उसके बाद वो लोग वहां चाकू से काटा है, रंग क्या कहते हैं, रंग जो है रंग भी गया, रंग वहां लिखा है, तो उसी का फोटोग्राफी किया है। और प्रशासन के टीम के सामने में जब वो यहां से आ रहा था तो आज तक तहसीलदार ने सुधानंद के मैसेज का जवाब दिया है, न कॉल उठाया है। प्रथम बार तहसीलदार का फोन आता है इसको, आप कहां पर है, आप आ जाइए। तो बोले तुम चलो थाना चलो। हम थाना चल रहे हैं। थाना आके हम क्या करेंगे? तो बोला कि जो वहां तो गोली चली है वहां हम कैसे जाएंगे? तो नहीं आएंगे तो मैं अपने ही रिपोर्ट कर दूंगा। अपने से रिपोर्ट कर देगा, उसका बाप का संपत्ति है जो अपने से कुछ रिपोर्ट कर देगा। मैंने समझ रखा है क्योंकि संविधान और कानून को, यानी बुलाने का एक बहुत बड़े आपराधिक षड्यंत्र के तहत सुधानंद को और अतुल चौहान को हम बुलाया गया है। पुलिस तैयारी थी। यदि अतुल चौहान उस समय तत्काल नहीं आ जाता और वह पिस्तौल के साथ वहां मौजूद होता तो ये लोग उसे इनकाउंटर करवाता। कहा था कि उधर से फायरिंग हुआ इस पर, क्योंकि ये इनकाउंटर माहिर है। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस सब पर होगा। और उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये मनोहर रावत को सब वीडियो उपलब्ध, एक तो वैसे भी ये लोग कोई किसी लिख के दे देगा, कर देगा केस की जांच होगी पहले। आज जो व्यक्ति स्वयं सरेंडर कर दिया है उसको जमानत की जरूरत नहीं है, उसको जमानत की जरूरत है तो थाना से ही जमानत हो जाती। उसको पकड़ करके ले जाएगा वहां पर, उसके बच्चे को पीटेगा। और इसी बीच में पुष्कर सिंह धामी हमको थ्रेटनिंग भेजा है, ये ऑन रिकॉर्ड है। हमने टाउनशिप ने पूछा, टाउनशिप से इसकी शिकायत ये अतुल चौहान जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है उसने प्राधिकरण में की और सब जगह उसकी शिकायत की। कोई सुनवाई नहीं, यहाँ तो सब वही है। जब बहुत दबाव बना, चीफ सेक्रेटरी यहाँ त्यागशक्ति दबाव आया, तो जनवरी में ये जनवरी में मनीष कुमार एक पत्र लिखता है तहसीलदार को कि इस पर जांच करो। तहसीलदार उसे छिपा करके रख लेता है। जनवरी की घटना है। इस बीच में जब लगातार अतुल चौहान ने कुछ नहीं हुआ तो हमारे यहाँ वकील भी हैं, वो सलाहकार थे, बस ये भी अपना एक नोटिस भेजा। आज तब जाकर के पता चलता है, तो पता चला तहसील में कि ये तहसीलदार जितेंद्र कुमार और मनीष कुमार, ये तीनों आदमी पूरा हरदार को सत्यानाश कर देगा और उसको छिपा के रख लिया है और जांच रिपोर्ट अपने हिसाब से तैयार कर रहा है। ये जब उसे गया स्वागत करने के लिए, क्या हुआ जांच रिपोर्ट, इसको उंगली दिखाता है ये तहसीलदार और कहता है कि आपका ठेका लिए हुए हैं क्या, तुम ठेका लिए हुए हरद्वार का। जब ये कहा कि ठीक है, तो यूं ही वहां से निकलता है कि पटवारी का फोन आता है, कल 10 बजे जांच होगी, आप आ जाइएगा। समस्त रिकॉर्ड इसके पास। ये घटना 27 तारीख की है। 27 तारीख को दोपहर की घटना है, 4 बजे। तो उसके बाद मैं आया। उस दिन इसको 11:30 बजे और कहीं जाना था। तो उसके बाद तहसीलदार फोन आता है पटवारी का,
चलिए आप आ रहे हैं, बोले कि ये बोले कि नहीं ठीक 10 बजे कर लो, हमको 11:30 बजे बाहर जाना है। तो चल 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है 10-15 मिनट। फिर 2-3 बार पटवारी का फोन आया कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इसकी टीम वहां पहुंची हुई थी और वो लोग अमित चौहान और सचिन चौहान के गुर्गे और स्वयं डंडा लाठी तैयार था और उसके पास कट्टे भी थे, वहां मौजूद था। और उसी बीच अतुल चौहान को भी 3 बार पटवारी का फोन आता है कि आप आ जाइए। वो लोग वहां मौजूद है और वो लोग वहां मौजूद है, वो लोग लाठी डंडे और कट्टे के साथ वहां मौजूद हैं। उस बीच में बुलाता है और ये जब ये और वहां जब गया है तो ये जब गया है तो देखा है कि अतुल चौहान पर लाठी बरस रहा है, जो वीडियो में वो तत्काल वीडियो बनाना शुरू किया। ये गाड़ी में बैठ करके ही वीडियो बनाए, उसमें स्पष्ट है अतुल चौहान पर लाठी बरस रही है। उसका लाइसेंस था। लोग रिवॉल्वर का लाइसेंस शोभा के लिए लेता है कि आत्मरक्षा के लिए लेता है? जब किसी पर लाठी डंडा चलता रहेगा, वह चलाएगा, जिसका हाथ पर लाठी लगा है वो तो उसके मस्तक पर लगेगा, छाती में लगेगा, मरेगा तो ही कुछ नहीं होगा। वो तो बहुत सावधानी से चला है। वो जमीन पर मारा है और जमीन पर मारने के बाद जो उसका खोल था वो जाकर के इसके पेट की किनारे से निकला, क्योंकि प्रमाण ये है कि वो जब जा रहा है तो जिसको दिखा था कि हाथ में लगा है वो तो स्टेशन से जा रहा है, और सचिन चौहान जिसको दिखाया है कि पेट में लगा है वो चलते हुए जा रहा है। जिसको पेट में गोली लगेगी, ऑपरेशन होगा, वो चलते हुए जाएगा। एक बात ठीक है। उधर ये घटना घटी, उधर हाँ, तब अतुल इसके पास आया, बोले चलिए चलिए जल्दी जल्दी जा। इनको पता भी नहीं था कि अतुल गोली चला है। ये गोली की आवाज सुना है, पहले गोली की आवाज उधर से ही आई है तभी चला है। और ये तो उसको लेके यहाँ आया, रास्ते में गाड़ी पता चला कि इसने भी चला है, तो ये आते ही हम लोगों ने हम लोग को देखते हैं, पहले तुम जाकर के थाना में ही बात कर दो। और थाना में फोन से सूचना दिया, थाना में गया है। और इसी बीच ये मनोहर रावत यहाँ है गुंडागर्दी करने के लिए। कितना दिन इसको आए हुए, आज तक मासद नहीं आया है और वहां से गुंडागर्दी करता है। ये उसको पकड़ लिया, उस बच्चे को पकड़ के लाया है, नाबालिग बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, उसे पूरी तरह मारा है। लाइन पार संजय नगर में से जर्जर हो चुका रोडों का कायाकल्प होता नजर आ रहा है। आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने सड़क को लोक निर्माण की और साथ ही आपको बताते हैं लोकार्पण किया है। आज लाइन पार संजय नगर कॉलोनी में पिछले 20 वर्षों से सड़क की आस लगाए बैठे लोगों के बीच उम्मीद बनकर आए लालकुआं विधानसभा क्षेत्र विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने विधायक निधि से 6 लाख की लागत से निर्मित 105 मीटर सीसी रोड का आज विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर फीता काट कर लोकार्पण किया है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और जो सबसे अधिक जो जहां आवश्यकता है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का हमारी सरकार का विश्वास है। इस क्षेत्र में भी लंबे समय से सड़क इस क्षेत्र की नहीं बनी थी, सड़कें लगभग 20-25 साल से सड़कें नहीं बनी थी, तो यहाँ की सड़कों की प्राथमिकता बना रहे और दूसरा पीने के पानी की यहाँ पर समस्या थी। इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की योजना से इस पूरे क्षेत्र को राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, हाथी खाना और बगल में सेंचुरी और खड्डी मोहल्ला, इन क्षेत्रों को
हम लोग पेयजल से संतृप्त करने के लिए जो है वो योजना बनाएगी, वो भी कार्य हमारा लगातार चल रहा है। तो आगे भी जो भी यहाँ पर जो विकास कार्य होंगे हम प्राथमिकता से करेंगे। क्योंकि कोई एक उदाहरण बता दीजिए, इतने लंबे समय से आज 2014 से केंद्र में हमारी सरकार चल रही है, आज देश के अधिकांश राज्यों में हमारी सरकार चल रही है, कोई एक मामला कोई ये बता दे जो तो अफवाह फैलाते हैं लोग कि मुसलमानों का उत्पीड़न करती है पार्टी, मुसलमानों का साथ भी देती है, हिंदुओं की पार्टी है, कोई एक मामला अगर दिखा दे, क्योंकि ये सब भ्रम है। और लगातार सबका, जैसा मैंने कहा कि हर वर्ग के लिए विकास कार्य करने वाली। खबर ऋषिकेश से है, जहां श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पंडित ललित मोहन शर्मा परिसर ऋषिकेश में भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारित और साथ ही भारतीय बौद्धिक राष्ट्रीय पक्षी का आयोजन हुआ है। ये पक्षी विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के आयोजित हुआ है और इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों से लगभग 300 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक पंजीकरण कर सहभागिता की और साथ ही परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भारतीय दर्शन, विज्ञान और संस्कृति, साहित्य एवं नवाचार की गहरी समझ विकसित करना रहा है। और साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करने के पश्चात कहा कि यह परीक्षा अत्यंत पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित की गई है। विद्या भारती द्वारा आयोजित भारत बौद्धिक परीक्षा जो आज पूरे देश भर में हो रही है, अपना जो श्रीदेव सुमन परिसर ऋषिकेश का है, यहाँ पर भी संपन्न हुई है और यहाँ पर करीब 300 पंजीकृत विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी। मैं यहाँ के सहयोगी स्टाफ का, यहाँ के प्राचार्य महोदय का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सहयोग देकर के हमारी परीक्षा को संपन्न कराया और बहुत सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न हुई है। इसलिए मैं पुनः विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज 31 जनवरी 2026 को पंडित ललित मोहन शर्मा कैंपस ऋषिकेश श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा भारत बौद्ध IKS भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो 2 घंटे का एक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। इसमें मेरी समझ से विद्यार्थियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऋषिकेश के सभी विद्यालयों का, जिनके शिक्षकों ने इस बच्चों की भागीदारी में, विद्यार्थियों की भागीदारी में हमारा साथ दिया है। हमारे पास आज 300 की स्ट्रेंथ थी, जिसमें से मुझे लगता है कि अराउंड 200 के आसपास विद्यार्थी उपस्थित हैं और ये एक अच्छी भागीदारी है। और मेरा मानना है कि विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा जो ये पहल की गई है, इस पहल से विद्यार्थियों को भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में जागरूक होने का, जानने का, समझने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया गया है। खबर जसपुर से है, जहां जैसा कि विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नया कानून UGC का पूरे देश में कड़ा विरोध चल रहा है। इसी के चलते बढ़ते विवादों को देख उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को देश भर में लागू करने होने पर तत्काल रोक लगा दी है, लेकिन बावजूद इसके भी विरोध प्रदर्शन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस कारण देश भर में अनेक जगहों पर स्वर्ण समाज द्वारा UGC का विरोध अभी भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही उसी तर्ज पर देवभूमि उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर नगर में भी एक खबर सामने निकल कर आई है, जहां पर नगर में UGC का घोर विरोध दिखा है, जिसके चलते पहले बाजार परिसर में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बारी बारी से अनेक वक्ता UGC कानून के विरोध में देश की मोदी योगी सरकार पर जमकर गरजे हैं और इस नए काले कानून UGC का घोर विरोध किया गया। उसके बाद स्वर्ण समाज उत्थान समिति के बैनर तले स्वर्ण समाज ने नगर एवं क्षेत्राधिकारी और क्षेत्रवासियों ने भारी संख्या में पहुंचकर एकजुट होते हुए अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर UGC के विरोध में एक विशाल जन आक्रोश रैली नगर में निकाली। और साथ ही आपको बता दें, रैली मौन बाजार से प्रारंभ होकर ठाकुर मंदिर चौराहे के रास्ते कोतवाली से आगे गुजरकर नगर की सुभाष चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई है। और हम इस बात का तो मैंने उनको आश्वस्त किया है कि हम अपनी पार्टी फोरम पर इस बात को रखकर और हम विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार एक तरफ तो समानता की बात करना चाहती है कि सब समान है, लेकिन वो ऐसे बीच बीच में कानून की बात करेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज कोई जनता विकास की बात ना करे, रोजगार की बात ना करे, प्रचार की बात ना करे, इसलिए वो ऐसे सबूत जनता इसी पर, लेकिन जनता को होना चाहिए कि उनसे जनता को उनसे मांग पूछना चाहिए
कि भ्रष्टाचार चरम पर है, इसे रोकने का सरकार क्या काम करे? सरकार विकास के लिए कोई एम्स, कोई IIT, कोई ऐसी बड़ी चीज क्यों नहीं बना रही जिससे कि हमारे लोगों को स्वास्थ्य में लाभ मिले और रोजगार में लाभ मिले? ना तो कोई अच्छा स्कूल बनाना चाहती है, ना कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज खोलना चाहती है, केवल हमें उलझा कर रखना चाहती है। ऐसे ऐसे धन्यवाद। पूरे स्वर्ण समाज द्वारा किया गया है, इसमें कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई दल शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण समाज शामिल है। हमारी मांग सरकार से है और माननीय उच्च न्यायालय से है कि हमें इस कानून पे स्टे नहीं चाहिए। ये कानून गलत है, इसे वापस नहीं होना है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा स्वर्ण समाज लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। हमारी वहाँ से सब्जी मंडी से शुरू हुई है और यहाँ स्मार्ट चौक तक, और हमारी लड़ाई और हमारी जंग यही है कि हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक आरक्षण की मार से बच्चे झेल रहे हैं और एक नया कानून सरकार ने और बना दिया है UGC। उनको इस कानून को उनको वापस लेना पड़ेगा, हमारे बच्चों के भविष्य की बात है और हम महिलाएं नहीं चुपेंगे अपने बच्चों के लिए, हम बराबर लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां राजधानी देहरादून में UGC की नए रेगुलेशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2026 को लेकर विरोध तेज हो गया है। स्वराज सेवा दल के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस नए नियम को वापस तत्काल लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने घंटाघर से पैदल मार्च की शुरुआत की है, जो जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथ में UGC के विरोध में तख्तियां और बैनर लेते हुए नजर आए हैं और स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं का कहना है यह नया रेगुलेशन उच्च शिक्षा में समानता के नाम पर भेदभाव को बढ़ावा देगा और छात्रों के हितों के लिए खिलाफ है। लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे आज आप लोग? देखिए, जाति पाति में इस देश को बंटने नहीं देंगे। काले कानून ने इस पूरे देश में जाति पाति में बटा दिया है, लड़ा दिया है। सारा युवा, छात्र, माता, बहनें सड़कों पर है। पूरे देश में युद्ध के हालात हो गए हैं। UGC काले कानून पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये कह रहे हैं, तत्काल प्रभाव से इस पूरे काले कानून को वापस लो, वरना फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया, आप लोग का अगला स्टैंड क्या है? क्योंकि एक तरफ देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, साधुवाद, उन्होंने इस पर स्टे लगाया है, लेकिन ये काला कानून है, ये सरकार को वापस देना चाहिए। सरकार तत्काल प्रभाव से बयान जारी करे कि इसको पूरे जो काला कानून है इसको निरस्त करेंगे। आगे का स्टैंड क्या रहने वाला है? आगे बिल्कुल आज हम पूरा देखे, देहरादून में लोग सड़कों पर है, हजारों लोग सड़कों पर है। हम अभी जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर। खबर रुड़की से है, जहां कस्बा झबरेड़ा में आज संत शिरोमणि रवि गुरुदास और साथ ही आपको बता दें कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का 149वां जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और साथ ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि कल दिनांक 1 फरवरी को पूरे देश में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं इसी क्रम में कस्बा झबरेड़ा में गुरु रविदास महाराज की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और आपको बता दें उसी के बाद अनेकों जगह शोभा यात्रा का आयोजन शुरू किया गया था। वहीं महामंत्री ऋषिपाल के द्वारा बताया गया कि आज गुरु रविदास महाराज की शोभा यात्रा झबरेड़ा कस्बा वासियों की ओर से बड़े धूमधाम के साथ निकाली जा रही है। साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी से अपील की है कि इस शोभा यात्रा में शांतिपूर्वक तरीके से इसको निकाले और साथ ही कोई भी नशे का सेवन बिल्कुल ना करे। पहले तो मैं सभी देशवासियों को और क्षेत्रवासियों को परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का 649वां जन्मोत्सव है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते आ रहे हैं, पहले से ही और आज भी मनाएंगे। सन 1982 से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, शोभा यात्रा निकालते आ रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो हमारी कमेटी है पूरी, जो हमारी बुजुर्ग कमेटी थी वो भी, और जो आज भी हमारी कमेटी है वो ऐसे ही निकालते आ रहे हैं जैसे हमने शुरू किया था सन 1982 से और आज तक हम निकालते आ रहे हैं। आगे भी जब तक जिंदे रहेंगे जब तक नहीं निकालते आएंगे और अच्छी शोभा यात्रा निकलती है। सबसे पहले जो शोभा यात्रा जो प्रारंभ हुई थी
वो झगड़ा से स्टार्ट हुई थी और फिर उसके बाद इलाकों में निकली थी। और हम आज शोभा यात्रा का प्रारंभ करेंगे रविदास मंदिर से और होली चौक को निकलते हुए, मेन अड्डे को निकलते हुए और पूर्ण रविदास मंदिर पर होगी रात्रि में। मैं गुरु रविदास जी के चरणों में प्रथम नमन करते हुए सभी देश और प्रदेश वासियों को उनके 649वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे गुरु रविदास जी का जन्म उत्सव हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। हमारे बच्चे के मन में इतनी उमंग आए कि वे रविदास गुरु जी को अपना सर्व जीवन समर्पित कर दें और देश को आगे बढ़ाएं और समाज के कार्य में लग जाएं। गुरु रविदास जी के इतने सुंदर विचार थे। उन्होंने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अपनी रामायण में कि रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे ज्ञान गुण प्रवीण। ये रविदास जी ने कहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मत पूजिए विप्र जो हो ज्ञान गुण प्रवीण, पूजिए ब्राह्मण जो होवे ज्ञान गुण हीना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। तो इसके विरोध में बाबा गुरु रविदास जी ने ये कहा है कि जो चांडाल भी हो वो शूद्र है, अगर उसमें ज्ञान है, गुण है, प्रवीण है, शील है, तो उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, न कि खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से निकलकर सामने आ रही, जहां जसपुर विधानसभा क्षेत्र की तालाबपुर न्याय पंचायत से सामने आ रही, जहां पंचायत के गांव तालाबपुर में प्रदेश में जारी जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे सभी विभागों के अधिकारी पहुंचकर अपनी अपनी स्टॉल लगाई है। कार्यक्रम में आए दूर दराज से ग्रामीण वासियों ग्रामवासियों की भारी संख्या में पहुंचकर अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराई है और कार्यक्रम में मौजूद काशीपुर जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत कराया तथा वहीं इस संबंध में काशीपुर जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में टोटल 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 35 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष बची शिकायतें ज्यादातर मांग के रूप में हैं, जिसमें कहीं सड़क निर्माण होना, पंचायत घर की आवश्यकता जैसी अनेक शिकायतों का निराकरण करने जैसे फिल्टर का संबंधित विभागों को प्रेषित करेंगे और शेष बची शिकायतों का समय के अंदर निस्तारण किया जाएगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें आज न्याय पंचायत तालमपुर में कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें टोटल हमें 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 35 जो हैं 35 शिकायतें हम लोग यहीं पे निस्तारित कर दी हैं। इसके अलावा जो और भी शिकायतें हैं वो मैक्सिमम अगर देखिए तो डिमांड की तरह है, जहाँ कहीं पे नाली का निर्माण होना है, कहीं पे रोड का निर्माण होना है, कहीं पंचायत घर की आवश्यकता है। तो ऐसे सारे प्रकरण जहाँ पे सरकारी भूमियों की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें हम राजस्व विभाग के माध्यम से इनको टेकअप करेंगे और जिस गांव में जहाँ पे आंगनबाड़ी की या पंचायत घर की या बारात घर की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग फिल्टर करने के बाद वो संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे। इसके अलावा कैंप में हमारे कुछ ऐसी भी समस्याएं आई थी आधार कार्ड से संबंधित, तो आधार कार्ड का हमारा यहाँ भी पूरी टीम उसको हम लोग मौके पे ही निस्तारित कर दिए। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी आए थे जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना चाह रहे थे, तो उनका भी निस्तारण आज किया गया है और जितनी शिकायतें हमारी शेष हैं इनको हम समय के अंतर्गत निस्तारित कर रहे हैं। जो है वो REC कंपनी के द्वारा फंड किए हुए हैं, CSE अकेडमी के अंडर ये NGO चल रहा है और CMO सर के अकॉर्डिंग जो हमें रूट प्लान मिलता है, हम गांव-गांव में जाकर कैंप लगाते हैं। रोजाना के इस कैंप में मिनिमम 65 मरीजों से ज़्यादा हम लोग पेशेंट को निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान करते हैं। इसमें जर्नल मेडिसिन आती हैं और किसी भी तरीके का पैसा किसी से नहीं लिया जाता। मात्र पहचान पत्र या आधार कार्ड वेरीफाई करवा के कोई भी हमसे दवाइयाँ प्राप्त कर सकता है। अभी तक जो हमने रिपोर्ट सबमिट करी है हमारे CMO सर को, उसके हिसाब से मैंने 12,000 पेशेंट देखे हैं अभी तक इस गाड़ी में और आगे भी देखते रहेंगे। अभी हमारी गाड़ी को 6 महीने हुए हैं, लगभग अभी भी 2 या 3 साल का ये प्रोग्राम है और आज सुबह से
हम लोग यहाँ पे 50 से ज़्यादा मरीज अभी देख चुके हैं और अभी भी प्रोग्राम जारी है। जो भी मरीज कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा। वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्क प्रशासन अब पर्यटकों के मोबाइल फोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों की गतिविधि को लेकर पार्क प्रशासन अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से पार्क प्रशासन पर्यटकों की मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की दिशा में काम कर रहा है और नए प्रस्तावित नियमों के तहत सफारी या रात्रि विश्राम के लिए पार्क में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर अपने मोबाइल फोन और गेट पर भी जमा कराने होंगे। इसके लिए सभी प्रवेश द्वारों पर विशेष बॉक्स लगाए जाएंगे और साथ ही इसके अलावा बाघ दिखाई देने की सूचना पर मोबाइल फोन के जरिए फैलने से एक ही स्थान पर भारी भीड़ जमा हो जाती है, जिससे न केवल जानवरों की सुरक्षा प्रभावित होती है बल्कि पर्यटकों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। मोबाइल प्रतिबंधित को फरवरी के प्रथम सप्ताह से लागू करने की अंतिम मंथन चल रही है। जल्द ही इस पर आधिकारिक बयान भी सामने आएगा। और साथ ही आपको बता दें अगली खबर रुड़की से है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के जन्मदिन पर झबरेड़ा नगर पंचायत में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। रुड़की के झबरेड़ा नगर पंचायत में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर झबरेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में एक महंत इंद्रेश और हॉस्पिटल के सौजन्य से निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि रुड़की के कस्बा झबरेड़ा में आज निशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसका क्षेत्रवासियों ने लाभ उठाया है और साथ ही ब्लड डोनेट भी किया गया है। वहीं कैंप में पहुंची महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रोमा सैनी ने कहा कि इस तरह के कैंप हम लोग गांव दर गांव लगाते रहते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी स्वास्थ्य सुविधा उनको मिलती रहती है। तो वहीं वहां पर आपको बता दें वहीं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री वैजयंती माला ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हर गांव में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे। इसी को लेकर जगह जगह कैंप के आयोजन किए जाते हैं। रमन जी मेरे यहाँ पर झबरेड़ा विधानसभा में प्रतिनिधि भी हैं। ये इस प्रकार के कैंप आयोजित करते रहते हैं, जिससे जो रक्तदान देता है उसका रक्तदान तो होता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, आयरन संतुलित रहता है, उसको बीपी नहीं होता है, उसके मोटापा नहीं होता है, उसको कैंसर की संभावनाएं कम हो जाती है, हार्ट अटैक की संभावनाएं कम हो जाती है, तो वो भी स्वस्थ रहता है जो दान देने वाला है। और रक्तदान, जिसको रक्त की आवश्यकता होती है उसका भी जीवन इससे बचता है। तो ये दोनों का इसमें फायदा है और इसके लिए समाज के अंदर जागरूकता भी आवश्यक है। इसके साथ साथ जो इन्होंने नेत्र चिकित्सा शिविर भी लगाया है, उसमें सभी के आंखों की जांच हो रही है और जिनके भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता है उनके फ्री ऑपरेशन महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में होंगे। परसों उनको यहाँ से ले जाएंगे, उनका आना जाना सब फ्री होगा। आज जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं माननीय नरेश बंसल जी, उनका क्योंकि जन्मदिन है 3 तारीख को, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाई अमन गुप्ता जी हैं, उन्होंने यहाँ हेल्थ शिविर रखा है, रक्तदान शिविर रखा है। और अमन भाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो समय समय पर जनता की भलाई के लिए, चाहे अन्नदान शिविर हो, चाहे रक्तदान शिविर हो, चाहे हेल्थ केयर शिविर हो, कई तरह के शिविर वो झबरेड़ा नगर में लगाते रहते हैं। तो उनके लिए मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह के शिविर लगातार लगते रहे, जिससे आम जनता को इसका बेहद फायदा पहुँचता रहे। इस कैंप में जांच हो रही है, किसी को क्या बीमारी है, उस बीमारी के बारे में उनको जो यहाँ दवाई अवेलेबल है वो भी दी जा रही है, उनको उसकी बीमारी का पूरा उसके बारे में बताया जा रहा है, कैसे उससे निवारण मिल सकता है, कैसे उससे निदान मिल सकता है। रक्तदान के फायदे यहाँ बताए जा रहे हैं, रक्तदान करने से क्या क्या फायदे हैं और रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, ये सबसे बड़ा फायदा है। हम सबके बहुत ही आदरणीय माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का आने वाली 3 तारीख को जन्मदिन है। उसी के उपलक्ष्य में हमारे छोटे भाई अमन गुप्ता जी जो बहुत बड़े समाज सेवी है, उन्होंने ये स्वास्थ्य शिविर का शिविर लगाया हुआ है। इसके अंतर्गत एक तो सबसे बड़ी बात है रक्तदान का चल रहा है और रक्तदान महादान, और दूसरा नेत्र जांच इसमें चल रहा है कि निःशुल्क नेत्र जांच हो रही है और नेत्रों में जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके लिए मेडिसिन लिखी जा रही है, आगे के लिए रेफर किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा काम है अपने
क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और इस तरह के काम हमारे बड़े छोटे भाई जो है अमन गुप्ता जी करते रहते हैं। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी और अपने माननीय सांसद जी को आने वाले जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी। देखिए, रक्तदान इसलिए जरूरी है क्योंकि रक्त कोई हम कृत्रिम तरीके से नहीं बना सकते। ये हमारी एक बॉडी का ही प्रोसीजर है, यानी कि प्रकृति है, नेचर है। तो कभी इतनी आज के टाइम में इतनी सारे एक्सीडेंट्स, अचानक इतनी दुर्घटनाएं होती हैं, तो तुरंत जिसे ब्लड की जरूरत होती है, तो अगर इस तरह के कैंपों में रक्तदान न किया जाए तो उन्हें वहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। तो ये बहुत बड़ा दान है और इस तरह के रक्तदान के कैंप लगते रहने चाहिए। पता नहीं इनके माध्यम से कितने लोगों की जान बचाई। खबर पटना से है, जहां पटना से शेखपुरा पहुंचे जमुई सांसद अरुण भारती शेखपुरा जिला के बरबीघा में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा अर्पित कर नमन किया है। इस दौरान में बरबीघा में लोजपा और जिला अध्यक्ष इमाम गलाजी की भव्य स्वागत किया गया। जिला समाहरणालय सभागार में संपूर्णता अभियान 2.0 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया गया और कार्यक्रम में सांसद अरुण भारती, विधायक रणधीर कुमार सोनी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त एवं जिले के अन्य पदाधिकारी गण और साथ ही सभी लोग वहां पर मौजूद रहे। जिलाधिकारी शेखर आनंद के द्वारा संबोधन कर संपूर्णता अभियान 2.0 के बारे में सभी को अवगत कराया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्णता अभियान का मुख्य लक्ष्य जिले में सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना है। सबसे पहले आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की जयंती पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि मैं, मेरे नेता और हमारी पार्टी, हर कार्यकर्ता, हर नेता देता। श्री बाबू के प्रेरणा से ही मुझे लगता है कि आकांक्षी जिला कहीं ना कहीं प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया था और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे नेता चिराग पासवान जी ने जब 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लॉन्च किया गया था तो 5 पैरामीटर को लेकर के लॉन्च किया गया था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अलग अलग इसको लेकर के किए गए थे और उस पर हर बार लक्ष्य तय होता था। जब यहाँ पर संपूर्णता हमारे शेखपुरा जिले में जब संपूर्णता अभियान 1.0 लॉन्च किया गया था, उसके जो लक्ष्य दिए गए थे, हमारे जिला ने बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे संपूर्णता अभियान 2.0 के लिए भी नए लक्ष्य लिए गए हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अधिकारियों ने जिस तत्परता से, मनोयोग से पहला लक्ष्य लेकर के उसको बड़ी ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। संपूर्णता अभियान 2.0 में भी उस लक्ष्य को अपनी योग्यता से, मनोबल से, मनोयोग से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, एक तारीख को बजट पारित भी शामिल होंगे, बिहार को ज़्यादा कुछ मिले क्या? आप देखिए, बजट को लेकर के हम लोग की उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से बजट में पहले भी बिहार को मिला है, मुझे पूर्ण उम्मीद है जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, उसमें कोई भी राज्य छूटेगा नहीं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर के कहीं ना कहीं उसमें विकसित बिहार बनाने का भी लक्ष्य सम्मिलित होता है और इसीलिए बिहार पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। और आने वाले समय में चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, हर पहलू को ध्यान में रख कर के बजट का आवंटन भी हमारे राज्य को लेकर के एक बहुत ही प्रेफरेंशियल प्रायोरिटी में रख करके, प्राथमिकता में रख करके ही किया जाएगा। नीट छात्रा की मौत में बिहार सरकार काफ़ी खड़ी हो रही है, अन्यथा मुख्यमंत्री ने इसे
सीबीआई जांच कराने का प्रयास कर कहीं कहीं विफल रही जांच? मुझे लगता है कि प्रशासन ने अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन अगर कहीं कोई कमी बेसी है जिसको लेकर के सरकार ने त्वरित उन कदमों को उठाया है जिससे समाज में यह विश्वास बने कि जनता में कोई भी समस्या आएगी तो उसको लेकर के सरकार बहुत सजग है, बहुत सजगता के साथ अगर कोई कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, उससे बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, तो इस मामले में भी सरकार ने संज्ञान लेकर के इन कड़े कदमों को उठाया है। और मुझे लगता है कि इस पर आप जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, जो भी आरोपी हो बचेगा नहीं और जो दोषी होगा उन पर पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जाएंगे हम लोग समर्थन उसका करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि सच्चाई बाहर आए और जो भी आरोपी हो वो ना हो। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।